सबसे पहले हम फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं। आपने पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेवल पर याद रखना है वह है रेगुलेशन ऑफ मटेरियल्स। डिफरेंट सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन को, मूवमेंट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रेगुलेट करना है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि इट एक्ट्स एज बैरियर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर मटेरियल। अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि इसके इस एक्शन की वजह से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफरेंट फंक्शनल नेम्स असाइन करते हैं। लाइक वी कॉल इट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होगा कि ये कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करेगी और कुछ को रोक लेगी। हम इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम दे रहे हैं। इसी तरह से वी आल्सो कॉल इट एज डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। दे मूव ईदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस बेस पर हम इसको कहते हैं डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। वी आल्सो कॉल इट एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी ये सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को अलाउ करती है मूव होने के लिए, इसलिए इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। दिस कैरेक्टर इज मोस्टली एट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के जो कैरियर प्रोटीन्स हैं उनकी वजह से ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाएगी। अब आपने ये याद रखना है एक पॉइंट कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेंगे। अब यहां पर इजी का मतलब ये होगा कि वो सब्सटेंसेस जो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर सकते हैं, और जो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते दे विल फेस डिफिकल्टी टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये दो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्सटेंसेस हैं जो इजीली क्रॉस कर सकते हैं, कौन से सब्सटेंसेस ऐसे हैं विच फेस डिफिकल्टी टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया है कि जो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर लेंगे हम उनको कहेंगे दे कैन क्रॉस इजीली। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? लाइक स्मॉल मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स, वाटर and lipid soluble substances. They can cross plasma membrane easily. और इसके अपोजिट अब आप चले जाएं कि जो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, इसी तरह से पोलर सब्सटेंसेस या चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, और इसी तरह से आयंस, दे विल फेस डिफिकल्टी टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसलिए आपने याद रखना है कि इन सब्सटेंसेस की मूवमेंट के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। प्रोटीन्स ने उन सब्सटेंसेस को मूव करवाना है जो लिपिड बाइलेयर के थ्रू मूव नहीं कर सकते। तो ये आपने एक फंक्शन सबसे पहले याद रखना है कि रेगुलेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से करती है। एक और फंक्शन की तरफ मैं चल रहा हूं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। डिफरेंट ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस एग्जिस्ट करते हैं। हमने इन मैकेनिज्म्स की डिटेल्स को पढ़ना है। मैं इनको यहां पर ब्रीफली एलैबोरेट भी करता जाऊंगा और हम इसको साथ साथ डायग्रामेटिकली भी डिस्कस करते जाएंगे। ये सबसे पहले तो आप ये दो टाइप्स पढ़ेंगे, पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। जी, ये हमारे सामने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और इसके अंदर आप एक तरफ तो मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं, उनको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ हमने रिलेट किया हुआ है। एक तरफ हायर कंसंट्रेशन और दूसरी तरफ लोअर कंसंट्रेशन मौजूद है, और उसके साथ साथ ये आपके सामने है डिफरेंट ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल्स जिन्होंने ट्रांसपोर्ट होना है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटीन की डिफरेंट फॉर्म्स आपने पढ़ी हैं। ये प्रोटीन चैनल्स हैं, इनको हम चैनल प्रोटीन्स कहेंगे, और इसके साथ यहां पर मौजूद होती हैं कैरियर प्रोटीन्स।
अब आपने सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म को समझना है। अगर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो तब इस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। जबकि इसके अपोजिट अगर सब्सटेंसेस मूव करते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तब हम इसको कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसके लिए रिक्वायर्ड होगी एनर्जी। तो ये पहला डिफरेंस तो आपने ये याद रखना है कि पैसिव में होगी हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ, एक्टिव में होगी लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए सेल एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए सेल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या हम इसको अपहिल मूवमेंट का नाम भी देते हैं। इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट की आपने फर्दर दो फॉर्म्स को याद रखना है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या हम इसको कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डायरेक्ट या प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम उस टाइप को कहेंगे जहां पे एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जैसे कि एग्जांपल में आपने सोडियम पोटेशियम पंप को पढ़ा है, वहां पे एटीपी यूज होता है, तो वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन होगी उसको हम कहेंगे डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट या प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर एनर्जी का सोर्स एटीपी के अलावा कोई और है, कोई वोल्टेज डिफरेंस है या कोई भी और कंसंट्रेशन डिफरेंस है, तो तब हम इसको कहेंगे इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या हम इसको कहेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये दो टाइप्स आपने इसकी याद रखनी है। अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसकी आपने दो फर्दर फॉर्म्स कॉमन पढ़ी होंगी, हम उनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। वन इज डिफ्यूजन एंड अदर इज ऑस्मोसिस। आपने याद रखना है कि बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर सॉल्यूट मॉलिक्यूल मूव करता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जैसे कि गैसेस हैं, तो इनकी मूवमेंट को हम कहेंगे डिफ्यूजन। जबकि ऑस्मोसिस का वर्ड हम यूज करते हैं वाटर के लिए, यानी वाटर अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन को हम कहेंगे ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन के यहां पर आपको दो फॉर्म नजर आएंगी कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो लिपिड बाइलेयर से मूव करेंगे फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, इसको हम कह देंगे सिंपल डिफ्यूजन। इसी तरह से अगर कोई मॉलिक्यूल चैनल प्रोटीन्स के थ्रू मूव करता है हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो इसको हम कह देंगे चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन। और अगर ये मॉलिक्यूल मूव करता है कैरियर प्रोटीन के जरिए फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो तब हम इसको कह देंगे कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट या कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। ये हमने सारी पैसिव ट्रांसपोर्ट की फॉर्म्स पढ़ी हैं, तो इसलिए आपने याद रखना है कि जो डिफ्यूजन है वो लिपिड बाइलेयर से भी हो सकता है, वो चैनल प्रोटीन्स के जरिए भी हो सकता है, और वो कैरियर प्रोटीन्स के जरिए भी हो सकता है। लेकिन जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट विल ऑलवेज बी थ्रू द कैरियर प्रोटीन्स। सो इसलिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू कौन सी ट्रांसपोर्टेशन होगी, तो इसका आंसर होगा बोथ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये इनके थ्रू होता है। और कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट की पैसिव फॉर्म को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये आपने याद रखना है कि दिस टर्म इज यूज्ड फॉर द पैसिव फॉर्म ऑफ कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो ये हमने टोटल मैकेनिज्म्स पढ़े हैं कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, मैंने आपको इसके साथ बता दी, और इसके साथ मैंने आपको बता दिया कि चैनल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट हम किसको कहते हैं। चैनल मीडिएटेड जो चैनल प्रोटीन्स के थ्रू होगी, और कैरियर मीडिएटेड जो कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू होगी। अब हम चलेंगे एक और टाइप की तरफ ट्रांसपोर्ट की, जिसके लिए टर्म हम यूज करते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की। जी, तो और दो और मैकेनिज्म्स हमारे सामने जो ट्रांसपोर्टेशन के हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलोंग एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। दोनों प्रोसेसेस एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस हैं, और इसके साथ साथ आपने याद रखना है कि इसमें सेल मेम्ब्रेन
एक्टिवली इन्वॉल्व होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन या इन्वेजिनेट करेगी या सेल मेम्ब्रेन की इवेजिनेशन प्रोड्यूस होगी। तो दो हमारे पास प्रोसेसेस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। हम मेनली चलेंगे टुवर्ड्स द एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की फर्दर दो फॉर्म्स आपने याद रखनी है। वन इज फेगोसाइटोसिस एंड द अदर वन इज पिनोसाइटोसिस। बोथ आर द फॉर्म्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। जो फेगोसाइटोसिस है, इसके लिए एक और टर्म हम यूज करते हैं सेल ईटिंग की। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल ईटिंग प्रोसेस। अगर कोई सॉलिड पार्टिकल है और उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एनगल्फ किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस। और उसके रिजल्ट के तौर पर जो वैक्यूल या वेसिकल डेवलप होगा, उसको हम कहेंगे फेगोसोम। और इसी तरह आपने याद रखना है कि अगर सेल के लेवल पर किसी लिक्विड सब्सटेंस का इंटेक है, तो उस लिक्विड सब्सटेंस के इंटेक के लिए हम टर्म यूज करते हैं पिनोसाइटोसिस की। और इसी वजह से इसको हम सेल ड्रिंकिंग का नाम भी देते हैं। और इसके रिजल्ट के तौर पर जो वैक्यूल या वेसिकल डेवलप होगा, उसको हम कहेंगे पिनोसोम। तो अब तक हम जो फंक्शंस पढ़ते आ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उसमें हमने दो फंक्शंस को डिटेल से अब तक पढ़ा है, रेगुलेशन ऑफ मटेरियल और ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड फंक्शन आपने जो यहां पर इसके साथ याद रखना है, वो फंक्शन कौन सा है? दैट इज कंडक्शन। कुछ सेल्स के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नर्व इंपल्स की कंडक्शन में भी इन्वॉल्व होती है। और ये कौन कौन से सेल्स होंगे? दैट विल बी द मसल सेल एंड नर्व सेल। मसल सेल और नर्व सेल के केस में आपने याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक कैरियर प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन। अल्फा ऑप्शन है पैसिव ट्रांसपोर्ट ओनली, बीटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओनली, चार्ली बोथ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और डेल्टा है नीदर पैसिव नॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जैसा कि आपने पढ़ा था कि कैरियर प्रोटीन्स दोनों तरह की ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होती हैं, एक्टिव और पैसिव। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका चार्ली होगा, यानी बोथ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक और क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। इट इज मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट रिक्वायर्स सेल एनर्जी। अल्फा चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन, बीटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, चार्ली एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डेल्टा पैसिव ट्रांसपोर्ट। और ये भी हमने टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर टू टाइप ऑफ प्रोसेसेस विच आर एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस। तो यहां पर करेक्ट आंसर इसका चार्ली होगा, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स एनगल्फ बैक्टीरिया बाय प्रोसेस ऑफ। अल्फा ऑप्शन है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बीटा कैरियर ट्रांसपोर्ट, चार्ली फेगोसाइटोसिस, डेल्टा पिनोसाइटोसिस। ये आपको पता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स को हम फेगोसाइट्स का नाम देते हैं। तो अल्टीमेटली दिस विल बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। करेक्ट आंसर यहां पर चार्ली होगा।